हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट आर फीचर्स ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड? पीपीएफ अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जो है ये गवर्नमेंट का एक स्मॉल सेविंग स्कीम आप लोग बोल सकते हैं और इसकी शुरुआत 1968 में की गई थी। इसका पर्पस था सोशल सिक्योरिटी लोगों को देना, जैसे रिटायरमेंट हो जाता है स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उससे शुरुआत की गई थी। अभी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग के तौर पे भी काम करता है। इसमें 1.5 लाख का आप साल का जो है टैक्स सेव कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस तरीके से। और इंटरेस्ट जो है पीपीएफ की एक खास बात ये कि जो इसमें इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट पे जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो पीपीएफ में जो है ये वाला ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि इंटरेस्ट पे जो है वो भी पेमेंट हमें दी जाए। सो इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है पे किया जाता है और इंटरेस्ट आपका मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। और जनरली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होता है, मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन फिफ्थ एंड एंड ऑफ द मंथ। तो 5 तारीख या एंड ऑफ मंथ में जो भी मिनिमम बैलेंस है तो उसमें जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेशन के तौर पे लिया जाता है। इंटरेस्ट क्रेडिट कब किया जाता है, ईयर एंड में। जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो तब जो है इंटरेस्ट हमारा हमें क्रेडिट कर दिया जाता है। इस तरह मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, यस। तो साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, हमारा जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर के तौर पे इसमें कंसिडर किया जाता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में मिनिमम आप लोग 500 रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट के साथ पीपीएफ अकाउंट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम का लिमिट है, यस। इसमें मैक्सिमम लिमिट कितना है, वही हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, तो वो कितना, 1,50,000। तो मैक्सिमम लिमिट दैट यू कैन इन्वेस्ट इन एनी फाइनेंशियल ईयर तो वो है 1,50,000। और आप लोग चाहे तो एक ही बार में पूरा का पूरा पैसा जमा कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में, जैसे मान लीजिए 10,000 एक महीने कर दिया, किसी महीने 15,000 कर दिया, तो सबको जोड़ जाड़ के 1.5 लाख आना चाहिए, ये इसका मैक्सिमम लिमिट है। If you are putting money into your account and into your child account for which you are guardian, the total limit for both is 1,50,000. So the limit of 1,50,000 is technically per individual taxpayer. यानी ये जो 1,50,000 का लिमिट है ये पर इंडिविजुअल एज टैक्स पेयर के हिसाब से जो है कैलकुलेट होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट वो हमने अभी देखा था कि 500 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट था। तो क्या इसका जो पैसा है वो टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है, यस। ये पूरा का पूरा जो पैसा आपका टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हैं। और कौन से सेक्शन के तहत इसमें हम लोग डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे पे किया, तो उसी वही एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए। तो एटीसी इनकम टैक्स के एटीसी एक्ट के तहत ही आप लोग प्रिंसिपल में जो है डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहता है, इज नॉट टैक्सेबल। ऑन मेच्योरिटी एक्लिमिटेड अमाउंट इज नॉट। इंटरेस्ट अमाउंट पे जो है टैक्स नहीं पे किया जाता, और जो हमारा पैसा पूरा हो जाता है मेच्योरिटी तो उस पे जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जो डिडक्शन है वो सिर्फ हम अपनी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया उसी पे हम लोग टैक्स डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। कैन आई हैव मोर देन वन अकाउंट? तो एक से ज्यादा आप क्या पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो आंसर है नो। पीपीएफ अकाउंट के ऊपर ये इतने सारे क्वेश्चंस इसीलिए रखेंगे क्योंकि पूरा एक केस स्टडी पूछा गया था इसी के ऊपर पहले आपके। तो जनरली केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ना, तो एक चीज हमें मालूम है तो उसी के रिगार्डिंग 3-4 क्वेश्चंस आपको बना के पूछ लेंगे कि इसमें टैक्स बेनिफिट कौन से सेक्शन के तहत होता है, अगर होता है तो कितना है, तो 1.5 लाख। मिनिमम पैसा कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500। मैक्सिमम 1.5 लाख। तो इस तरह की जो लिमिट है एक एक नंबर का क्वेश्चन बना के ये लोग केस स्टडी बना के भी ऐसे पूछ लेते हैं। तो क्या एक से ज्यादा एक पर्सन का पीपीएफ अकाउंट हो सकता है? तो आंसर है नो। एक का एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल कैन हैव ओनली वन अकाउंट। नीदर कैन यू हैव अ जॉइंटली अकाउंट बट यू कैन नॉमिनेट अदर इंडिविजुअल्स। और अगर माइनर चाइल्ड है उनके नाम पे भी अगर आप चाहे तो आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैन मी एंड माई स्पाउस बोथ ओपन अकाउंट? अगर मान लीजिए चाइल्ड है एक ही, तो क्या दोनों आप और आपके हस्बैंड दोनों उनके साथ मिलके, मतलब आप और स्पाउस दोनों मिलके क्या चाइल्ड के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन कर सकते हो? तो आंसर है नो। इसको आप लोग एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम है रवि, तो या तो उसके फादर उसके साथ एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है एज ए गार्डियन, या मदर दोनों के साथ नहीं कर सकता। यानी जो रवि जो चाइल्ड है उसका सिर्फ एक ही अकाउंट जो है अलाउड है। ओनली वन स्पाउस कैन हैव अकाउंट इन द नेम ऑफ देयर चाइल्ड, सो ईच चाइल्ड हैव ओनली वन पीपीएफ अकाउंट। तो हर जो चाइल्ड है उसका भी एक ही, मतलब हर चाइल्ड का एक ही अकाउंट अलाउड है। तो ऐसा नहीं कि चाइल्ड फादर के साथ एक अलग से और मदर के साथ अलग से एक एक अकाउंट ओपन कर रहा है, तो वो अलाउड नहीं है। एक चाइल्ड का एक ही अकाउंट ओपन है, चाहे वो फादर के साथ हो या मदर के साथ हो। कैन आई क्लोज द अकाउंट मैनेज? तो क्या आप चाहे तो पीपीएफ अकाउंट को आप लोग क्लोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
एक बार में 15 साल का इन्वेस्टमेंट इसमें की जाती है, चाहे तो बाद में 5 साल का आप एक्सटेंशन कर सकते हो, और 16 ईयर का इसमें लॉक इन पीरियड रहता है। ठीक है, तो इसको हम जो है अपनी मर्जी से क्लोज इसमें नहीं कर सकते। प्री मैच्योर जो क्लोजर है वो अलाउड आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन। तो प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो अलाउड है 5 साल के बाद, लेकिन उसमें भी कंडीशंस है। तो क्या कंडीशंस दी गई है कि अगर कोई ऐसी बीमारी होगी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, मतलब बहुत ही खतरनाक कोई बीमारी होगी अकाउंट होल्डर को, उसके स्पाउस को या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को, तो उस केस में 5 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है। अगर अकाउंट होल्डर की या उसके डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन है उनकी हायर एजुकेशन पर्पज के लिए खर्चा चाहिए, तब भी पीपीएफ को प्री मैच्योर जो है विड्रॉ किया जा सकता है। पेनल्टी के तौर पे प्री मैच्योर अगर आप क्लोज करेंगे तो 1% का इंटरेस्ट पेनल्टी के तौर पे डेबिट किया जाएगा। और जो अकाउंट होल्डर है वो भी बाहर शिफ्ट हो गया, रेजिडेंट से बाहर चला गया, अभी वो अब्रोड चला गया और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो उस केस में भी इसका अकाउंट प्री मैच्योर जो है विड्रॉ कर सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ नहीं है। 15 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है, 16 ईयर का इसमें लॉक इन पीरियड है, तो प्री मैच्योर क्लोजर का तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, या ये बोल सकते हैं कि स्पेशल केसेस में प्री मैच्योर अलाउड है, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 5 साल कंप्लीट करने होंगे, तो 5 साल के बाद अलाउड है। तो कौन कौन से केसेस है? अगर अकाउंट होल्डर, उसके स्पाउस या उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस होगी, मतलब कोई ऐसी बहुत बीमारी होगी जो कि पूरी खतरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग है। दूसरा, अगर अकाउंट होल्डर या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तब भी जो है इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। या अकाउंट होल्डर बाहर अब्रॉड शिफ्ट कर गया है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी चेंज होने वाला है, तो उस केस में भी इसको प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है। लास्ट है कि अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करोगे तो पेनल्टी के तौर पे 1% इंटरेस्ट जो है आपका डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें हो गई। इसके साथ ये वाला टॉपिक आपका इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पीपीएफ ये भी, इसके ऊपर भी केस स्टडी बना सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट की जो लिमिट है वो कितनी है? 500 से लेकर 1.5 लाख की लिमिट है। इसमें जो इंटरेस्ट है वो क्या रहता है आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। और इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? मंथली बेसिस पे रहता है। मिनिमम बैलेंस तो या तो आपके अकाउंट में 5 तारीख से लेके एंड ऑफ मंथ के बीच में जब भी आपका मिनिमम बैलेंस था, ठीक है, 5 तारीख से एंड ऑफ मंथ के बीच में जो मिनिमम बैलेंस है तो उसमें जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट लेकिन पूरे साल जमा होता रहता है और लास्ट में जो 31 मार्च है तब आपका इंटरेस्ट जो है क्रेडिट किया जाता है। लिमिट वही है, 500 से मिनिमम और 1.5 लाख आपका मैक्सिमम इसमें लिमिट इसमें हो गया। क्या ये टैक्स बेनिफिट है? यस, एटीसी के तहत आप टैक्स डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। साल का 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम इसमें अलाउड रहता है। कैन आई हैव मोर देन वन अकाउंट? नहीं, एक पर्सन जो है एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर चाइल्ड है, मान लीजिए माइनर, उसके नाम पे या तो चाइल्ड का पेरेंट्स, मदर के साथ या फादर के साथ, मतलब किसी एक के साथ ही आप ये पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्या कोई अगर अकाउंट को क्लोज करना चाहे पीपीएफ अकाउंट तो क्या अलाउ है? नहीं, 15 साल का तो इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड रहता है। ठीक है, तो उस टाइम तक तो वैसे भी नहीं है, 16 ईयर का लॉक इन पीरियड है, तो प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 5 ईयर्स कंप्लीट करने रहते हैं। ठीक है, तो 5 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है। तो क्या क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन, स्पाउस को या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हो गई हो। सेकेंड है कि उसका जो हायर एजुकेशन है, उसके उसकी खुद की जो हमारा अकाउंट होल्डर है उसके हायर एजुकेशन के लिए, उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के अगर पैसे चाहिए तब इसको 5 साल बाद प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। तीसरा है कि हमारा जो अकाउंट होल्डर है वो भी अब्रॉड शिफ्ट हो गया और उसका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो चेंज होना है, तो उस केस में भी इसको प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। और लास्ट है, पेनल्टी के तौर पे 1% जो इंटरेस्ट इसमें डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पीपीएफ का जो केस स्टडी जो जिसमें कई सारे क्वेश्चन थे वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी आपका पुराना ही क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया ऑलरेडी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? तो जनरली क्या था कि इंडिया जो है गोल्ड की बहुत बड़ी इंपोर्टर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शादी में यहाँ पे कितना ज़्यादा गोल्ड चलता है ना, बिना गोल्ड के शादी नहीं होती है। और खासतौर पे अगर आप लोग साउथ किसी स्टेट में अगर आप लोग शादी में जाएंगे, तमिल, कर्नाटका, इस तरह के स्टेट में अगर आप लोग शादी देखेंगे, तो शादियों में इतना ज़्यादा गोल्ड होता है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो गोल्ड का प्रचलन है, तो इतना सारा गोल्ड जो है इंडिया में, लोगों की शादी ब्याह में बहुत गोल्ड होता है। आपने फॉरेन में भी देखा होगा कि शादी होती है उन लोगों की, बट इतना ज़्यादा गोल्ड जैसे इंडिया में इतना रहता है तो वैसा उतना ज़्यादा नहीं रहता। चाइना या किसी और आप फॉरेन कंट्री की बात कर लीजिए, तो इंडिया गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है। और बहुत से लोग गोल्ड को सिर्फ मतलब फैशन ज्वेलरी के लिए नहीं, बहुत से लोग उसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड के रेट जनरली ऐसा ज्यूम किया जाता है कि 10 से 15% का जो रिटर्न है गोल्ड पे मिल जाता है। अभी आप लोग अगर कैलकुलेशन करें तो अभी से 8-9 महीने पहले जैसे आपका कोविड खत्म हुआ था तो उस टाइम पे 40,000 का आपका 1 तोला, यानी कि आप बोल सकते हैं 10 ग्राम सोना तब था। ठीक है, अभी की बात करें तो 60 से लेकर 65 ये हो गया।
फ्यूचर में मालूम नहीं, बहुत जल्दी ऐसा भी होगा कि 70,000, 80,000 4-5 साल के अंदर ये 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि कितनी तेजी से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। ठीक है। तो रीजन क्या होता है किसी चीज का रेट इतना क्यों बढ़ता है? तो उसका मेन रीजन है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई। तो किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी सप्लाई से, तो उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो वही इसका गोल्ड के बढ़ने का भी मेन रीजन वही है। सोवेन गोल्ड बॉन्ड की क्या जरूरत थी? तो सोवेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो गोल्ड को फैशन के लिए, मतलब अपने पहनने के लिए, उस पर्पज के लिए नहीं। बहुत से लोग, जैसे हमने देखा कि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड को खरीदते हैं। तो ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये स्पेशली उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए गोल्ड को लेना चाहते हैं। तो ये गोल्ड बॉन्ड क्या होगा? कागज का टुकड़ा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू ओरिजिनल गोल्ड के बराबर है। तो 1 ग्राम गोल्ड की कीमत मान लीजिए अभी है आपकी 5,000। मान लीजिए जिम करते हैं 6,000। तो अगर आपने 1 ग्राम का बॉन्ड खरीदा तो उसके लिए आपको 6,000 देने पड़ेंगे। लेकिन आपको बदले में 1 ग्राम सोना नहीं मिलेगा, आपको बॉन्ड मिलेगा, गोल्ड बॉन्ड। तो ये गोल्ड बॉन्ड आपके गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ता जाएगा आपके इस बॉन्ड का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप इसको रिडीम करना चाह रहे हैं, बॉन्ड को बेच के आपको पैसा वापस चाहिए, तो आप बेच दीजिए। जो भी लास्ट 3 दिन जब आप बेच रहे हो, तो उसके लास्ट 3 बिजनेस डे में जो भी गोल्ड का रेट चल रहा था उन 3 दिनों का एवरेज लिया जाएगा और उस रेट पे आपको ये गोल्ड बॉन्ड की कीमत मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। तो गोल्ड बॉन्ड क्या है? ये उनके लिए जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो गोल्ड को इसलिए नहीं खरीद रहे कि उनको पहनना है या किसी शादी में वो लोग उसको इस्तेमाल नहीं, वो लोग इसलिए ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि गोल्ड को इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदती है। ठीक है। तो उनके लिए सोवेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मली अगर आप गोल्ड रखते हैं तो आपको बैंकों में रखना है, फिर लॉकर का चार्ज आपको पे करना पड़ता है 3-4 हज़ार, तो अननेसेसरी खर्चे और चोरी का भी बहुत खतरा है। लेकिन ये गोल्ड बॉन्ड बहुत ज्यादा सिक्योर और सेफ है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे काम करता है। और ये भी जैसे गोल्ड का ग्राम है, जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, तो इस तरह से आपको बॉन्ड दिए जाते हैं। जो फिजिकल गोल्ड होता है, मतलब रियल जो गोल्ड है, उसी का ये सब्सिट्यूट के तौर पे काम करता है। इन्वेस्टर्स हैव टू पे द इश्यू प्राइस इन कैश एंड बॉन्ड विल बी रिडीम्ड इन द कैश ऑन मेच्योरिटी। तो आपको कैश या जैसा भी आप पेमेंट कर रहे हैं और मेच्योरिटी के टाइम पे आपको पैसा मिल जाता है। तो बॉन्ड इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो बॉन्ड जो है आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो वही आपका सोवेन गोल्ड बॉन्ड। बॉन्ड कितने कितने ग्राम में अवेलेबल है? तो ये मिनिमम 1 ग्राम में अवेलेबल है। ठीक है। डिनोमिनेशन ऑफ मिनिमम 1 ग्राम और उसका मल्टीपल 1, 2, 3 ऐसे उसके मल्टीपल में आप लोग बॉन्ड को खरीद सकते हैं। मिनिमम जो लिमिट है वो 1 ग्राम है और मैक्सिमम कितना है? अगर इंडिविजुअल है तो वो 4 kg है, तो एक इंडिविजुअल 4 किलोग्राम तक का गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो उनकी लिमिट भी 4 kg है। कोई ट्रस्ट है तो उनका लिमिट है 20 kg। तो कोई ट्रस्ट चाहे तो 20 kg के गोल्ड बॉन्ड खरीद सकती है। ट्रस्ट या ऐसी कोई एंटिटी जिसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तौर पे लागू करती है तो उनका लिमिट है 20 ग्राम। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम कितने तक का आप गोल्ड खरीद सकते हैं सोवेन गोल्ड बॉन्ड से? तो मिनिमम है 1 ग्राम, इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम है 4 ग्राम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी 4 ग्राम। किसी भी ट्रस्ट की बात करें, ग्राम नहीं, ये किलोग्राम है, सॉरी। 4 kg, 4 kg और 20 kg किसके लिए? ये किसी ट्रस्ट के लिए। ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम लिमिट इसमें हो जाएगा। गोल्ड इसमें कितना रिप्रेजेंट करता है? तो 99.9% प्योरिटी का आपका गोल्ड इसमें रहता है। और इसमें जो रेट है वो किस तरह से डिसाइड होगा? लास्ट 3 बिजनेस डे। तो जब भी आप गोल्ड को खरीद रहे हैं तो लास्ट 3 दिनों में जो उसका रेट होगा, तो उसका एवरेज जो है इसमें लिया जाएगा। द प्राइस ऑफ गोल्ड फॉर द रिलेवेंट ट्रांचेस टू बी पब्लिश ऑन आरबीआई। तो आरबीआई वेबसाइट जो है, जब भी इशू ओपन करने जा रही है तो उससे 2 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर वो बताती है कि किस रेट पे इसको इशू किया जा रहा है। और इसको जो आपकी जो पेमेंट है वो आपको कब दी जाएगी? एक्सपायर ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ गोल्ड बॉन्ड। तो गोल्ड बॉन्ड जो है 8 साल के बाद आपको उसको रिडक्शन दी जाएगी। प्री मेच्योर रिडक्शन ऑफ गोल्ड बॉन्ड इज परमिटेड फ्रॉम 5th year ऑफ द डेट। अगर आप प्री मेच्योर इसको रिडक्शन चाहते हैं तो उसके लिए भी कम से कम 5 साल आपको रुकना पड़ेगा। तो प्री मेच्योर के लिए 5 साल, और जनरली इसका एक्सपायरी डेट होता है 8 साल का। ऑन मेच्योरिटी द गोल्ड बॉन्ड शैल बी रिडीम इन इंडियन रुपीज एंड रिडीम प्राइस शैल बी बेस्ड ऑन एवरेज। तो जो पेमेंट है, आपका रिडीम्शन अमाउंट है, तो जैसे ही आपका मैच्योर हो जाएगा 8 साल में, तो आपको पेमेंट आपकी रुपीज में दे दी जाएगी। किस तरह से? एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ। तो जो 99.9% के जो प्योरिटी के जो गोल्ड है, लास्ट 3 बिजनेस डे में उनका रेट देखना होगा, क्या रेट चल रहा है, उन तीनों का एवरेज लेना होगा। तो उस एवरेज रेट के हिसाब से आपको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है। तो वही इसका पेमेंट का मोड इस तरीके से काम करता है। 10 ईयर ऑफ बॉन्ड हमने देखा ना कि कितने का होता है, और जो 10 मिनिमम ये 1 ग्राम में इशू किया जा रहा है, और 10 ईयर ऑफ बॉन्ड उसका 8 साल का होता है। तो गोल्ड बॉन्ड जो है 8 साल के लिए इशू किए जाते हैं। 5 साल के बाद आपको एग्जिट ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है। तो 5 साल के बाद आपको एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा। मिनिमम अगर अमाउंट की बात करें तो वो है 1 ग्राम, मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए 4 ग्राम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 ग्राम, और ट्रस्ट के लिए जो है 20 ग्राम का मैक्सिमम जो है लिमिट इसमें अलाउड है। ठीक है। तो यही आपका मेन मेन हो गया
सोवेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। तो यही जो है क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। तो सोवेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? एक बॉन्ड जो कि आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। मिनिमम 1 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड मिल सकता है, मैक्सिमम आपको पीस, अगर आप इंडिविजुअल है तो 4 ग्राम, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का 4 ग्राम, और ट्रस्ट का 20 ग्राम मैक्सिमम लिमिट इसमें अलाउड रहता है। और इसमें प्योरिटी 99.9% का प्योरिटी के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो गोल्ड बॉन्ड का प्योरिटी कितना है? 99.9%। और इसका जो टाइम है वो 8 साल का है। तो मैच्योरिटी टाइम कितना? 8 साल। 5 साल के बाद चाहे तो प्री मैच्योर क्लोजर भी अलाउड है 5 साल के बाद। ठीक है, और उसके लिए कुछ आपका पेनल्टी जो इसमें लगेगा। और इसमें जो रेट है, जब हम इसको बेचेंगे, जब हमें रिलेशन मिलेगा, तो 3 वर्किंग डे पे जो भी इसका रेट चल रहा होगा, 3 वर्किंग जो डे है, 3 बिजनेस डेज, तो उसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो है इसका रेट जो है कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक सरफासी एक्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस को लिया हुआ है, वो भी देखते हैं, क्योंकि सरफासी एक्ट भी आपका पूछा गया था। कौन कौन से असेट्स को सरफासी एक्ट के तहत लाया जाता है? तो कोई भी असेट, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे हाइपोथिकेशन के तहत लिया हो, आपने मॉर्गेज के तहत लिया हो, तो उसमें बैंक अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है सरफासी एक्ट के तहत। और हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन को पहले कहीं पे डिफाइन नहीं किया जाता। जब से सरफासी आया तो हाइपोथिकेशन को भी सरफासी एक्ट में जो है डिफाइन किया गया। हाइपोथिकेशन क्या होता है? जैसे कार, इन सब में जो मूवेबल चीजें होती है जिसमें बैंक अपना चार्ज क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन। ठीक है, तो हाइपोथिकेशन को सरफासी एक्ट में जो है डिफाइन किया गया है। इस सरफासी एक्ट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी? तो क्या ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, क्या उनके ऊपर भी सरफासी एक्ट लागू होता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने 24 फरवरी 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उसमें बोला गया कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनका असेट साइज 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, तो वो भी एलिजिबल है कि वो सरफासी एक्ट के तहत अपना रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, और जो डेब्ट अमाउंट है, जो लोन है, कम से कम 50 लाख का इनका होना चाहिए, तब वो सरफासी एक्ट के तहत जो रिकवरी कर सकते हैं। तो एनबीएफसी जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा का एसेट है, तो वो एलिजिबल रहते हैं सरफासी एक्ट के तहत। विच लोन आर नॉट कवर? तो सरफासी एक्ट के तहत कौन सा ऐसे लोन है जिसको कवर नहीं किया जाता? तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, दिस एक्ट अप्लाई टू आउटस्टैंडिंग अबव 1 लाख, तो कम से कम 1 लाख का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मिनिमम 1 लाख का होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जो सरफासी एक्ट है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एनपीए अकाउंट अमाउंटिंग। तो अगर आपका एनपीए अकाउंट है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पोर्शन 20% से कम है, तो 20% से कम है तो सरफासी एलिजिबल नहीं है। मनी और सिक्योरिटी इशूड अंदर, तो अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत आपने पैसा या सिक्योरिटीज इशू की है, तब भी आपका सरफासी एक्ट एलिजिबल नहीं है। जैसे अनपेड सेलर के कुछ राइट्स हैं, अनपेड सेलर, ठीक है, उसके कुछ राइट्स हैं, तो उसके तहत भी सरफासी एक्ट एलिजिबल नहीं है। कोई हायर परचेस आपने किया है, सेल या लीज की है, और जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया गया, तो उस केस में भी सरफासी एक्ट एलिजिबल नहीं है। और जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स एक्ट 1908 है, उसके सेक्शन 60 के तहत अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अटैचमेंट के लिए एलिजिबल लाइबल नहीं है, तो अटैचमेंट नहीं किया जा सकता, तो वहां पे भी आपका सरफासी एक्ट अलाउ नहीं है। तो मेन चीज़ है, सरफासी के लिए आउटस्टैंडिंग कम से कम 1 लाख इससे अबव रहना चाहिए। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 20% से कम है तो सरफासी के लिए एलिजिबल नहीं है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट के तहत कुछ आपने सिक्योरिटीज इशू की है, और अगर आप अनपेड सेलर है सेल्स ऑफ गुड एक्ट के तहत, गुड्स एक्ट के तहत, तब भी आप सरफासी के लिए एलिजिबल नहीं है। हाउ सरफासी एक्ट वर्क्स? तो इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या है, सरफासी एक्ट 2002 के तहत इट प्रोवाइड पावर टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर। तो इसमें बैंकों को पावर दी गई कि वो सरफासी नोटिस दे कस्टमर को, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर ले, यानी अपने कंट्रोल में ले ले। As per SARFAESI Act procedures, the bank issue notice to defaulting borrower to discharge their liability within 60 days. तो बैंक कस्टमर को टाइम देता है 60 डेज का, नोटिस देगा, और उसमें बोलेगा कि 60 डेज के अंदर अंदर ये जो आपने एनपीए आपका अकाउंट है, डिफॉल्ट है, उसको आप पे कीजिए। When the defaulting borrower fail to comply with bank notice, then SARFAESI Act give the following recourse to bank. अगर कस्टमर नोटिस का टाइम मिलता है और उसके टाइम के ड्यूरेशन के अंदर अंदर, जैसे 60 डेज का टाइम दिया गया, उसके अंदर भी अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, तो बैंक उसको अपनी कस्टडी में लेता है। टेक पोजेशन ऑफ लोन सिक्योरिटी लीज, तो बैंक क्या करता है कि अपनी कस्टडी में ले लेगा। और लीज सेल या असाइन, तो वो जो सिक्योरिटी है तो उसको लीज पे चढ़ा देगा, उसको बेच देगा। मैनेज द सेम और अपॉइंट एनी पर्सन टू, या तो खुद से उस असेट को मैनेज करेगा या किसी को अपॉइंटमेंट कर सकता है, वो उसको मैनेजमेंट का काम करेगा। तो इसमें जो है सरफासी के तहत आपके 60 डेज तक के अंदर का मैक्सिमम टाइम इसमें दिया जाता है। सरफासी में 2 नोटिस दिया जाता है, 13(2), 13(4). तो पहला नोटिस 13(2) का रहता है, इसमें 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। फिर एक सेकंड नोटिस रहता है 13(4). अगर ये भी नहीं है, इसको फाइनल नोटिस मान सकते हैं। नहीं है तो बैंक अपनी कस्टडी में असेट्स को ले सकता है। तो इस तरीके से जो आपका सरफासी एक्ट काम करता है।
ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि फटाफट बैंकों का एनपीए का रिकवरी किया जाए, क्योंकि बैंक पहले क्या करते थे कि बैंकों को अपनी कस्टडी में चाहिए तो बैंकों को कोर्ट का आदेश का पालन करना पड़ता था, तभी बैंक असेट को अपनी कस्टडी में ले पाते थे, उसमें बहुत साल लग जाते थे। तो फास्ट रिकवरी के लिए सरफास एक्ट को लाया गया, ताकि बैंक कस्टमर को नोटिस दे और 60 डेज के अंदर अंदर अगर रिपेमेंट नहीं आ रही तो बैंक उस असेट्स को, उस सिक्योरिटी को अपनी कस्टडी में ले सकता है। ठीक है, तो अगर बोरोवर रिपे नहीं कर रहा तो बैंकों के पास पूरा राइट है कि वो ऑक्शन ये सब जो है करा सकता है। तो ये सारी पावर बैंकों को सरफासी एक्ट के तहत ही दी गई थी। कौन कौन से तरीके हैं जिससे बैंक सरफासी एक्ट के तहत रिकवरी करता है? तो सिक्योरिटाइजेशन कर सकता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट इंटरप्शन फोर्स। ठीक है, तो तीन चीजें बैंक इसमें कर सकता है, तीन मेथड्स आप बोल सकते हैं। एनपी की रिकवरी के लिए सरफासी एक्ट में बैंक तीन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा है असेट रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट इंटरप्शन ऑफ कोर्ट। यानी आपको कोर्ट को डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तो तारीख से बहुत टाइम लगता है, तो कोर्ट के इंटरप्शन के बिना ही आप अपना सिक्योरिटी जो है उस पर अपना कस्टडी जो है ले पाएंगे। तो जो तीन चीजें सिक्योरिटेशन, असेट रिकंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर एक क्वेश्चन है। सिक्योरिटेशन क्या होता है, ऐसी असेट रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर भी एक क्वेश्चन बना है। सिक्योरिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज बाय ए पूल ऑफ एग्जिस्टिंग। तो उसमें होगा कि जैसे कोई होम लोन है, ठीक है, या ऑटो लोन है, तो उनको सिक्योरिटी मान के, उन सबको इकट्ठा करके उनको सिक्योरिटी मानकर सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है इशू की जाएगी। एन एसेट कैन बी सोल्ड आफ्टर इट इज कन्वर्टेड टू मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो अब ये जो असेट है, इन असेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया गया। सिक्योरिटेशन और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैन रेज फंड। तो जो कंपनी है सिक्योरिटेशन वाली, वो फंड रेज कर सकती है, कहाँ से? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर से, यानी उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेंगी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर उन असेट्स को जो है सिक्योरिटी मान के जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वही प्रोसेस को बोला जाता है सिक्योरिटेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपके असेट्स है, हाउसिंग लोन है, ऑटो लोन है, तो उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट में जो है कन्वर्ट किया जाएगा, और सिक्योरिटी रिसिप्ट को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, ये वो बायर हैं जो काफी रिस्क लेना पसंद करें, क्योंकि ये एनपी एसेट है, एनपी एसेट्स को सिक्योरिटी मान के जो है मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया गया। तो अब ये सिक्योरिटी रिसिप्ट को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स खरीदेंगे और पेमेंट इनको देंगे, और यहाँ से पेमेंट मिलकर बैंक को दी जाएगी। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे बैंकों के जो असेट्स है उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा असेट रिकंस्ट्रक्शन। असेट रिकंस्ट्रक्शन एम्पावर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो ये काम कौन करेगी? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस काम को करेगी। इट कैन बी डन बाय मैनेजिंग द बोरोवर बिजनेस बाय सेलिंग और एक्वायरिंग इट बाय रिशेड्यूल पेमेंट ऑफ। तो इसमें क्या होगा, या तो जो भी बिजनेस है उसको बैंक एक्वायर कर लेगी, ठीक है, और उसमें जो भी उसकी पेमेंट है उसको रिशेड्यूल कर देगी। रिशेड्यूल मतलब जैसे मान लीजिए 3 साल का टाइम दे दिया या 1 साल का टाइम बढ़ा दिया, तो उसको मतलब एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, उसको रिशेड्यूल कर सकती है बैंक, उसको एक्वायर कर सकती है, उसके मैनेजमेंट को, अगर कोई कंपनी है उसके मैनेजमेंट को चेंज करेगी, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि कोई कंपनी लॉस में इसीलिए क्योंकि उसके मैनेजमेंट सही डिसीजन नहीं ले रहे, तो इस तरह से बैंक उसको रिकंस्ट्रक्शन जो है करने का काम करती है। तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा था आपका इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट इंटरप्शन ऑफ कोर्ट। इसमें क्या होगा कि दिस एक्ट एम्पावर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इशू नोटिस टू इंडिविजुअल्स हु हैव ऑब्टेन्ड ए सिक्योर्ड असेट्स फ्रॉम द बोरोवर फॉर पेइंग द ड्यू अमाउंट। ठीक है, तो बोरोवर को जो है ड्यू अमाउंट पे करना है, तो उसके लिए जो है नोटिस उसमें दिए जा सकते हैं बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि क्या कॉर्पोरेटिव जो बैंक है वो भी सरफासी एक्ट के तहत आते हैं? यस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कॉर्पोरेटिव बैंक है जो कि स्टेट लॉ या मल्टी स्टेट लेवल सोसाइटी के अंडर आते हैं, तो वो भी सरफासी एक्ट 2002 के तहत जो है रिकवरी कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने एनबीएफसी देखा था, एनबीएफसी जिनका 100 करोड़ या उससे ज्यादा का असेट है तो वो भी एलिजिबल है सरफासी एक्ट के लिए, और आपके जो कॉर्पोरेटिव बैंक है तो वो भी इस एक्ट के तहत जो है एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस किस असेट्स को कवर नहीं करता? ठीक है, मनी या कोई सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत लिया गया है। हायर या लीज परचेज या कोई कंडीशनल सेल है जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया गया। सेल ऑफ गुड एक्ट के तहत कोई अनपेड सेलर है, उसके कुछ राइट्स है, तो उसके तहत भी सरफासी एक्ट में वो क्लेम नहीं कर सकता। या कोई भी और प्रॉपर्टी जो कि अटैचमेंट के तहत कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अटैचमेंट नहीं जिसमें किया जा सकता, या जो एलिजिबल नहीं है सेल या अटैचमेंट के लिए, तो वो सभी जो है कवर इसमें नहीं आपकी होगी। एक इसमें आपका यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग है, तो उसमें *99#। तो इसका फायदा है कि जो सिंपल मोबाइल है, जो जो एंड्रॉयड नहीं होता, तो उसमें भी आप ये नंबर डायल करके बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट, तो छोटी मोटी इंक्वायरी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूपीआई इसके बाद लॉन्च किया गया था,
उससे पहले आपका स्टार 99 हैश यानी यूएसएसडी बेस्ड जो है पेमेंट सिस्टम काम करता था। मोबाइल वॉलेट का भी क्वेश्चन रखा गया। मोबाइल वॉलेट को आप लोग ई वॉलेट बोल सकते हैं, मतलब नॉर्मली वॉलेट जहाँ पे आप पैसा रखते हैं फिजिकल, तो मोबाइल वॉलेट में क्या होगा, डिजिटल वर्जन, मतलब फिजिकल वॉलेट का ही ये डिजिटल वर्जन है। और इट यूज ए बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड टू प्रोसेस पेमेंट। तो इसमें क्या होगा कि बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया जाएगा पेमेंट के लिए। इसमें पैसे को आप सिक्योर्ड या इनकोडेड फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो, तो इसका बहुत फायदा है कि कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई चोरी नहीं हो सकता, आपका प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी इससे सेव हो जाता है। तो ये सारे आपके मेन मेन मोबाइल वॉलेट्स के बेनिफिट्स इसमें हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मॉस्लो थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। तो ये इन्होंने पूरा एक हायरार्की दिया था, मतलब मॉस्लो इन्होंने बोला था कि जो ह्यूमन है उसकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग नीड्स होती है। ठीक है, उसने ह्यूमन की नीड्स को 5 तरह से डिवाइड किया। पहले उसने नीड्स बताई उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो हर ह्यूमन की अलग अलग लाइफ स्टेजेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे शुरुआत में आप किसी भी ह्यूमन बींग के बारे में सोचिए कि कोई पर्सन है तो जिसके पास रोटी नहीं है, खाने का नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी कि रहने की, खाने पीने की जगह का इंतजाम हो जाए। तो बहुत बेसिक नीड के बारे में सोचेगा। मतलब इसमें ये जो नीड्स है ये हायरार्की के हिसाब से काम करती है। मतलब जब ये वाली नीड सेटिस्फाई होगी फिजियोलॉजिकल नीड्स, तब उसका नंबर आएगा सेफ्टी नीड्स का। जैसी सेफ्टी नीड्स कंप्लीट होगी तब उसका नंबर आएगा सोशल नीड्स का। जैसी ये नीड कंप्लीट होगी तो एस्टीम नीड्स का। तो ये जो आपके मस्लो का जो थ्योरी है वो यही बोलता है कि हर ह्यूमन बींग की अलग अलग लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसी को उसने 5 रिक्वायरमेंट में डिवाइड किया। फिजियोलॉजिकल पहला नीड है, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ। तो 5 तरह से जो है उसको रखा गया। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के बारे में सोचिए और फिर कंपेरिजन कीजिए कि किस तरीके से काम करता है। कोई पर्सन जिसके पास जॉब नहीं है तो पहले अपनी जॉब के बारे में सोचेगा कि कुछ खाने पीने का, रहने का इंतजाम हो जाए। फिर जॉब होगी तो एक अच्छे ब्रांडेड कपड़े के बारे में सोचेगा। फिर रहने के लिए घर घर के बारे में सोचेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एक जरूरतें पूरी होगी, उसकी मान लीजिए सारी जरूरतें पूरी हो गई, घर का भी इंतजाम हो गया, खाने का, रहने का, सब कुछ इंतजाम हो गया, तो वो थोड़ा सोसाइटी के बारे में सोचेगा कि मेरे को अड़ोस पड़ोस में रिस्पेक्ट भी चाहिए। वो रिस्पेक्ट भी मिल गई। फिर लास्ट में इंसान सोचेगा कि मतलब मेरा पर्पस क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब मेरा जो पर्पस था आने का, मेरा जो ह्यूमन बींग ऐसा जो पर्पस है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब जिसके पास खाना नहीं है तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं पहले रहने का इंतजाम करूँ, पहले वो खाने का सोचेगा। यानी ह्यूमन लाइफ की जो स्टेजेस है वो अलग अलग नीड्स के हिसाब से चलती है। तो इसी के ऊपर 4-5 नंबर का क्वेश्चन बना के लोग पूछ लेते हैं। तो बैंकों के प्रोडक्ट दे रखे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में बैंकों के कौन से प्रोडक्ट है, तो बेसिक जो प्रोडक्ट है जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, कोई एक्सीडेंशियल कोई कवर हो गया, हाउसिंग लोन, तो ये बिल्कुल बेसिक कवर आपका फिजियोलॉजिकल में हो जाएगा। जैसे ये नीड्स पूरी होगी तो फिर सिक्योरिटी नीड्स आ जाएगा। सिक्योरिटी में क्या, एफडी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हो गए, टैक्स प्लानिंग हो गया, तो ये आपका सिक्योरिटी नीड्स हो गया। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बिल्कुल बेसिक है, जैसे ये नीड पूरी होगी तो इसका नंबर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा सोशल नीड्स का। तो सोशल नीड्स में जैसे कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, पर्सनल किसी के लिए, हाउसिंग लोन, कार लोन। ठीक है, कोई प्रोफेशनल आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस कवरेज अगर आप ले रहे हैं। ठीक है, रिटेल गोल्ड कॉइन्स और हेल्थ पॉलिसीज फॉर सेल्फ एंड फैमिली, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो ये सारे आपके सोशल नीड्स में आ जाएंगे। सोशल नीड्स के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा आपका एस्टीम नीड्स का। तो एस्टीम नीड्स में कौन कौन से बैंकों के प्रोडक्ट होंगे, टर्म डिपॉजिट, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस, तो ये सब हमारे एस्टीम नीड्स के प्रोडक्ट होंगे। लास्ट में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पेंशनर लोन, ठीक है, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, सीनियर सिटीजन, तो ये सब आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी जब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, 60+ के बाद की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी यहाँ पे इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगी। शुरुआत देखी कहाँ से हुआ, फिजियोलॉजिकल, बिल्कुल बेसिक, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, वहां से हमने शुरुआत की। और दाएं कहाँ पे किया, पर्सनल लोन, सीनियर सिटीजन लोन। ठीक है, तो आप लोग सोचिए जब शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे आप लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप सेफ्टी के बारे में सोचेंगे कि आरडी, लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग, तो आप थोड़ा सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे। फिर सोशल नीड्स में थोड़ा सा आप लोग पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, इस तरह की चीजें सोचेंगे। सिक्योरिटी, सोशल सोशल मतलब मार्केट के हिसाब से आप लोग देखेंगे। एसटीम में उसके आगे का स्टेप होगा, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया, सेकेंड हाउसिंग लोन, ठीक है, स्पेशल टर्म लोन, तो ये आपका सोशल नीड्स आपका फर्स्ट हाउसिंग लोन होगा, पहली बार जुड़े, और सेकेंड हाउसिंग लोन आपका एस्टीम नीड्स उसमें आ जाएगा। और लास्ट में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब ये बिल्कुल लास्ट आपकी फाइनल नीड्स है। 60+ के आप लोग हो गए हैं तो पेंशन लोन आपको चाहिए होगा, रिटायरमेंट सॉल्यूशन चाहिए होगा, सीनियर सिटीजन के जो टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट है वो भी आपके इसी वाली स्कीम के तहत आ जाएंगे।
एक क्वेश्चन आपका व्हाट इज पारिपासु चार्ज। तो पारिपासु जो लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है इक्वल फिटिंग, इक्वल चार्ज। ठीक है, पारिपासु चार्ज मींस हैविंग इक्वलेंट चार्ज राइट्स और से चार्ज होल्डर हैविंग इक्वल राइट्स ओवर द असेट्स। तो जो असेट्स है उसमें दो चार्ज होल्डर है, तो दोनों का इक्वल इक्वल उसमें चार्ज होगा, उसी को पारिपासु चार्ज इसमें बोला जाता है। तो एक नंबर का ये लोग पूछ सकते हैं। और आपकी जो डेप्रिसिएशन के ऊपर जो केस स्टडी है ना, तीनों मेथड्स, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड और आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो तीन मेथड के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो भले ही आपका प्रिंसिपल का सिलेबस है, बट डेप्रिसिएशन आपका जो है ये आपका अकाउंटिंग का सिलेबस और डेप्रिसिएशन को आपके रिटेल बैंकिंग में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के तीनों मेथड्स आप लोग याद करके जाना। तीनों जो भी मेथड्स आपके, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, ठीक है, तो तीन मेथड के जो डेप्रिसिएशन के जो न्यूमेरिकल्स है वो आपका रिटेल में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो रिटेल में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बुक में दिया है नहीं दिया है, फिर भी वो लोग एग्जाम में पूछ लेते हैं। ईएमआई के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, ये सब का ऊपर जो केस स्टडी है वो सब भी आपका रिटेल में पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट की जो नई नई स्कीम्स है वो सब भी आपका रिटेल में कई बार पूछा जाता है।